हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। दिस साइड सृष्टि त्यागी एंड आज की क्लास में हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स, मींस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो उसी के साथ देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है, तो जो उसकी पीएच होगी वो अप्रोक्स कितनी होगी। तो देखिए, रेड को ब्लू में टर्न कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बेस है, और बेस है तो उसकी पीएच 7 से ऊपर होनी चाहिए। 7 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और वो है 10, तो आंसर हो जाएगा 10। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अ सॉल्यूशन कंटेन NaCl, HCl, LiCl और KCl। इसमें से कौन सा एसिड उस सॉल्यूशन में होगा जो सॉल्यूशन क्रश्ड एग के साथ रिएक्ट करने पे जो गैस रिलीज हो रही है उसके बाद लाइम वाटर को वो मिल्की टर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होगा उसके अंदर। क्लियर। और यहां पर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। 10 ml का solution है NaOH का। Listen it carefully। 10 ml of solution of NaOH is neutralized by 8 ml solution of HCl। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन का सेम है सॉल्यूशन, 20 ml ले लें 10 की जगह, तो वो कितने अमाउंट ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज होगा। तो कंसंट्रेशन डबल हुई है तो न्यूट्रलाइजेशन वाले एसिड की भी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, क्योंकि पहले 8 थी, 8 का ये डबल हो गया 16। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। पहले इंडाइजेशन की जो कंडीशन है वो समझिए। इनडाइजेशन मतलब कि हम अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे स्टमक में एसिड होता है HCl, वो यूज होता है डाइजेशन के लिए। तो जब नॉर्मल केस है तो डाइजेशन इजीली हो जाएगा एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ HCl के साथ। लेकिन अगर इनडाइजेशन की कंडीशन अगर होती है तो उस टाइम पे HCl का अमाउंट एक्सेस में सिक्रीट होगा। उससे इनडाइजेशन वाली कंडीशन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उस पर्सन को क्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि जो HCl है वो एक्सेस अमाउंट में हो गया। तो उस टाइम पे उसे क्या लेना चाहिए, तो आप खुद सोचिए, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो चीज लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक नहीं लेंगे क्योंकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा और ना ही एनाल्जेसिक होगा। तो इसका आंसर होगा एंटा एसिड। एंटा मतलब अपोजिट और एसिड, तो एसिड को जो अपोज करे, जो उसके कंसेंट्रेशन को कम करे, मतलब एक बेस टाइप, तो वो हो जाएगा आपका आंसर C। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। पहले हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी नॉर्मल रिएक्शन लिखनी है सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, और बैलेंस करके उसको हमें बताना है। तो क्वेश्चन है आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। तो यहां पर हो जाएगा आपका जिंक। ओके, पहले हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है तो मैं वर्ड में लिख रही हूँ पहले, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो जिंक ग्रेन्यूल के साथ अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो जिंक चला जाएगा सल्फर के साथ, ये आपका बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट। प्लस हाइड्रोजन अलग से रिलीज हो जाएगी। इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। तो ये इक्वेशन अपने आप में बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के साथ अगर HCl रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैग्नीशियम है ये, रिएक्ट करेगा आपका HCl के साथ, तो आपका बनेगा MgCl2
प्लस अब हाइड्रोजन अगर गैशियस फॉर्म में रिलीज होगी तो वो 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके, तो H2 की फॉर्म में रिलीज होगी और यहाँ पर आपका 2 लग जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो देखिए अब हाइड्रोजन भी 2 है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बैलेंसिंग में मैंने आपको बताया था, और क्लोरीन के भी 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हुई ये रिएक्शन। तो इसमें हम अगर वर्ड्स में भी इसको मैं लिख दूं तो किस तरीके से लिखूंगी, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, क्या देता है हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। इसी के साथ इसके अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो इसके लिए आपकी जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या होगी, ये देखिए एल्यूमिनियम पाउडर है आपका, रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो ये बनेगा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, सल्फेट का फॉर्मूला हो गया आपका, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये देखिए कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है इक्वेशन, ये चीज़ आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर हाइड्रोजन देखूँ तो दोनों तरफ 2 2 है, एल्यूमिनियम इधर 2 है इधर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी एल्यूमिनियम के लिए। ऑक्सीजन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इधर क्या है, 4 3 जा 12 और सल्फर भी 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो ये हो गया 4 3 जा 12 ऑक्सीजन और सल्फर भी 3 हो गया। लेकिन इस केस में हाइड्रोजन हो गई हमारी 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2 ही है हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगी। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक क्लोराइड FeCl3। ठीक है, और साथ में H2 रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन देखो, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे 3 क्लोरीन है लेकिन उधर तो एक ही है, तो अगर मैं वहां पे 3 लगाती हूँ यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन 3 हो जाता है, बट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 3 लगा नहीं सकती, 3 लगाऊंगी तो वो 6 हो जाएगा, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पर लगा देते हैं 6, तो क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गए यहाँ पर बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए क्लोरीन को मुझे 6 करना है, तो मैं यहाँ लगा दूंगी 2। अब इससे Fe2 बन गए, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 लगा देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड प्रॉपर्ली। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज रेन वाटर कंडक्ट। इसका रीजन है बिकॉज जो डिस्टिल्ड वाटर है ना उसमें आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते, जैसे एसिड्स वगैरह वो सब चीजें नहीं होते, और जब वो होते नहीं है तो वो रिएक्ट नहीं करते, एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं करते। लेकिन एसिड जो है आपका वो प्रेजेंट होता है रेन वाटर में, सो वी कैन राइट बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स such as acids present in रेन वाटर। समझ आया इसका आंसर आपको। तो आयनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो डिसोशिएट होंगे और वाटर के अंदर जो H+ है उससे वो रिएक्ट करेंगे, मतलब H+ रिलीज करेंगे वाटर के साथ, और फिर वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चंस। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Absence of water में वो acidic behavior show क्यों नहीं कर पाते, मतलब ये वो acids हैं but they are not able to show their acidic behavior. Why? क्योंकि वाटर के एब्सेंस में वो अपने H+ आयन हाइड्रोनियम आयंस रिलीज नहीं कर पाते। ठीक है, और जब वो रिलीज नहीं करेंगे तो उसी चीज को कंसिडर किया जाता है एसिडिक बिहेवियर के लिए, तो वो रिलीज नहीं हो रहे तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो सिंपल हो जाएगा, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर
they are not able to release H plus ions. क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E आर टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच. ठीक है, उसके साथ उनको टेस्ट किया गया. आपके पास 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D एंड E. तो उनकी जो पीएच आई वो कुछ इस तरीके से आई 4, 1, 11, 7, 9. मतलब ए की जो है वो 4 है और ई की जो है वो 9 है रेस्पेक्टिवली. विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. अब हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि न्यूट्रल कौन सा होगा, स्ट्रोंगली एल्केलाइन मतलब बेसिक कौन सा होगा, स्ट्रोंगली एसिडिक, वीकली एसिडिक एंड वीकली एल्केलाइन. तो ये क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच. तो देखो ए जो है, ए में पूछा गया है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कौन सा होगा जिसकी पीएच होगी 7. बी में क्या पूछा गया है, स्ट्रोंगली एल्कलाइन मतलब बेसिक. तो सबसे ज्यादा पीएच किसकी दिखाई दे रही है, 7 से ज्यादा 2 है हमारे पास, 9 एंड 11. अब स्ट्रोंगली है तो मतलब हाईली बेसिक 14 के ज्यादा क्लोज होना चाहिए, तो वो है आपका 11. नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा गया है स्ट्रोंगली एसिडिक मतलब 0 की तरफ होना चाहिए, ज्यादा 1 की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका इसमें 1. एंड डी पार्ट में आपसे पूछा गया है वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक हो जाएगा 4. ओके. एंड वीकली एल्केलाइन एक और बचता है आपका 4 के बाद ई, वीकली एल्केलाइन, वीकली एल्केलाइन में हो जाएगा 9. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन. तो हमें पीएच का अगर आइडिया है कि पीएच किस तरीके से होती है, तो हम किसी भी सब्सटेंस को उसकी पीएच के अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Next question is equal length of magnesium ribbon are taken in a test tube A and B. We have 2 test tube. हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक A है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A and B. वी हैव 2 टेस्ट ट्यूब. हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक A है टेस्ट ट्यूब हमारे पास और दूसरी टेस्ट ट्यूब है हमारे पास B. ठीक है, उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है इक्वल लेंथ का. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A. यहाँ पर जो है हमारा ये है आपका मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, ऐसा ही मैग्नीशियम रिबन लगभग सेम लेंथ का हमने इसमें लिया है और टेस्ट ट्यूब ए में हमने ऐड किया है HCl. क्लियर? टेस्ट ट्यूब बी में ऐड किया है हमने CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड. ओके. अब इसमें ये बताना है, पहले तो एक चीज सुन लीजिए, अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन टेकन फ्रॉम बोथ द एसिड्स आर सेम. दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है एसिड्स की. तो किस टेस्ट ट्यूब में, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड वाई मतलब फ्यूम्स एक तरीके से निकलेंगी, रिएक्शन फास्ट किस में होगी. ठीक, कौन सी टेस्ट ट्यूब में होगी, तो इसका आंसर है इन टेस्ट ट्यूब ए. इन टेस्ट ट्यूब ए. वाई? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में कौन सा एसिड है, HCl. HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड जो कि CH3COH है वो है एक वीक एसिड. बिकॉज ऑफ HCl एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, HCl एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एसिटिक इज द वीक. एसिटिक इज वीक. समझ आया? आगे देखते हैं. क्वेश्चन है आपका, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6. हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड. एक्सप्लेन योर आंसर. अगर फ्रेश मिल्क की पीएच 6 है तो आप ये बताइए कि उसकी पीएच कैसे चेंज होगी अगर वो कर्ड में बदल जाता है तो. ठीक है, अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है. तो देखो, कर्ड जो है वो तब बनती है जब मिल्क में एक एसिड बनने लगता है और मिल्क से रिलेटेड चीजें जहां पर होंगी वहां पर हमें एक वर्ड ध्यान रखना है, लैक्ट, LACT. तो मिल्क में कौन सा एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड. और मैंने ये वर्ड ध्यान रखने के लिए क्यों कहा था, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि शुगर, अगर मैं बात करूं मिल्क की, जो मिल्क में प्रेजेंट होती है बाय डिफॉल्ट, तो वो होती है लैक्टोज शुगर. तो लैक्ट वर्ड हमेशा मिल्क से रिलेट किया जाता है. अब यहाँ पर देखो कि पीएच क्या होगी, 6 से नीचे चली जाएगी. तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगी इसका, पीएच विल go below 6. Why? Due to formation of lactic acid.
समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ठीक है, जो मिल्कमैन है वो फ्रेश मिल्क में एक बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट डालते हैं बेकिंग सोडा का। क्यों डालते हैं वो? वाई डज ही शिफ्ट द पीएच? बेकिंग सोडा तो बेस है और मिल्क की पीएच जो थी वो 6 थी ऑलरेडी, तो बेस डालने से वो थोड़ी सी पीएच शिफ्ट हो जाएगी। तो क्यों करते हैं मिल्कमैन ऐसा? ठीक है, 6 से उसकी हल्की सी पीएच शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मिल्कमैन को बहुत लंबी ड्यूरेशन तक मिल्क सप्लाई करना होता है और वो स्टोर रहता है कंटेनर में, जिससे कि ड्यू टू एनी काइंड ऑफ वेदर लाइक समर और एनी टेम्परेचर चेंज मिल्क खट्टा ना हो जाए, सोर ना हो जाए। इस वजह से वो पहले ही उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसको एल्केलाइन नेचर बना लेते हैं कि जिससे कि वो स्टोर करा जा सके कुछ टाइम तक। तो इसका आंसर क्या होगा? टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम बिकमिंग सोर। क्लियर हुआ ये आंसर आपको? ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, उस नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अब हम यहाँ पर। बी पार्ट है इसका, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? जो ये वाला मिल्क है जिसका नेचर थोड़ा सा अल्कलाइन हो गया था, जिसमें मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा ऐड किया था, इससे अगर हम कर्ड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें टाइम क्यों लगता है? तो आंसर क्या होगा? खुद सोचिए कि कर्ड का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? एसिडिक है। तो ये तो ऑलरेडी अल्कलाइन बन चुका है मिल्क, इसकी पीएच हल्की सी अल्कलाइन है, तो उसको पहले न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगेगा, उसके बाद वो एसिडिक नेचर की तरफ शिफ्ट होगी। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज फर्स्ट this alkaline nature milk, स्लाइटली अल्कलाइन हम इसको बोलेंगे, will neutralize and then it will form कर्ड। इसलिए इसको टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं पीओपी, शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। एक ऐसे कंटेनर में उसको स्टोर करके रखना चाहिए जिसमें मॉइस्चर ना जाता हो, नमी ना हो बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रिएक्शन में पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो वो जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है? जिप्सम। जिप्सम क्या है? हार्ड सब्सटेंस, और वो वहीं पर सेट हो जाएगा, तो फिर हम फर्दर पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर it will form gypsum and it will become set. Not be used further. क्लियर हुआ आंसर? दो क्वेश्चन और बचते हैं इसके हमारे, उनको फटाफट से खत्म करते हैं और उसी के साथ फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसके एग्जांपल हमें बताने। तो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि एसिड और बेसिक नेचर दोनों ही खत्म हो जाए, क्या बन जाए? सोल्ट बन जाए। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर हमारी? एसिड प्लस बेस leads to the formation of salt plus water। ठीक है, अब इसके दो एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो जैसे पहले मैं ले लेती हूँ HCl और NaOH का, कॉमन एग्जाम्पल है बहुत। तो ये बन जाएगा हमारा NaCl जो कि कॉमन सोल्ट होता है, प्लस H2O वाटर। अनदर एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ वीक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ।
पता है आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? जनरली कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है, नॉट फॉर ऑल द एसिड्स आई एम सेइंग, बट जनरली कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है वो एसिड्स वीक कंसिडर किए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ओके, प्लस NaOH used as a base, so it will form CH3COONA। ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, CH3COONA, और उसके बाद बन जाएगा आपका H2O, वाटर। क्लियर हुई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो अगर मैं बात करूं वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है टू प्रिपेयर बोरेक्स। बोरेक्स कंपाउंड बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लोथ्स वॉश करने के लिए और भी चीजों को साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर हुए इसके यूजेस। नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस लिए यूज किया जाता है? टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। ठीक है, और एक और यूज हम इसमें यहां पर इसका लिखेंगे, टू रिमूव और रिड्यूस एसिडिटी। एसिडिटी को भी रिड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है एज अ एंटी एसिड, हम इसको ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं एंड ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। कोई भी जरा सा भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्योरली आई विल रिप्लाई योर कमेंट। एंड उसके अलावा अब ये जैसे चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो होगी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की, तो आपका हाफ ईयरली का रिवीजन भी साथ के साथ होता रहेगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड योर रिवीजन वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।